क्योंकि हम देखें इंडिया सबसे लार्जेस्ट कंट्री है पॉपुलेशन में, है ना, तो उसके लिए लेकिन जितना ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगी उस कंट्री में उतने ज़्यादा क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ वही है ना, जैसे यूरोप वाली कंट्री वगैरह है उनसे अपन मंगाते हैं ना, तो वो किस किस पोर्ट से मंगाते हैं, विशाखापट्टनम, जो आंध्र प्रदेश की बात है। अब हम पढ़ रहे थे पारादीप, इसमें क्या है, खनिजों का व्यापार सबसे अधिक। कोलकाता की बात की जाती है तो ये पश्चिम बंगाल में। नदी की बात की जाती है, कौन सी नदी पर है, हुगली में। पूर्वी भारत का ये क्या है, प्रवेश द्वार। कोलकाता के बाद में मैंने बताया था आपके लिए एक अंडमान निकोबार, ठीक है। अंडमान निकोबार में कौन सा बना हुआ है, पोर्ट ब्लेयर। और अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर। अब जो अंडमान निकोबार की मैं बात कर रहा हूँ उसमें जो पोर्ट ब्लेयर है, तो इसको 2010 में क्या किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय आपका पोर्ट में शामिल किया गया था, ठीक है। यह एक नवीन आपका पोर्ट है, बंदरगाह है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को। इस प्रकार से मेजर हमने कितने पढ़ लिए थे, 13 पोर्ट्स पढ़ लिए थे। अब यहाँ तक किसी का क्वेश्चन आए या फिर आपके मन में हो तो वो पूछ सकता है। कोई बात नहीं, जब याद आ जाए तब पूछ ले। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, प्राकृतिक था यानी कि गहराई कम थी इसकी, फिर उसको क्या किया और गहराई की गई इसमें, विशाखापट्टनम वाले में ना। पोर्ट से मैंने बताया ना 200 पढ़े थे हमने, 200 की बात करें ना, तो क्या हमारे लिए 200 पढ़ना पूरा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम पढ़ भी लेंगे तो कुछ भी नहीं उखाड़ लेंगे, समझ पा रहे हैं ना। अगर हम पढ़ भी लेंगे, 2 से हमने रट भी लिए किसी कारण से, वो भी हमारे कोई इतने इम्पोर्टेंस नहीं है। ज़्यादा ही बेक हो गया। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना। अगर आप लोगों की बातें खत्म हो गई हो तो क्लास आगे स्टार्ट करें, हो गई ना सभी की, ठीक है। अब हम पढ़ते थे बंदरगाह और पतन, थोड़ा सा याद करें, हम 10th क्लास में पढ़ते थे या नहीं। बंदरगाह और पतन की बात की जाती है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, बंदरगाह तो हमको सभी को समझ में आ गया कि बंदरगाह क्या होती है। अब थोड़ा सा पतन के बारे में देखते हैं कि पतन क्या होते हैं। एक दूसरे से ये रिलेटेड ही है ना, ज़्यादा कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। क्या क्या मेजर डिफरेंट है वो थोड़ा सा हम देखेंगे, है ना। जैसे बंदरगाह की बात की जाती है तो बंदरगाह क्या होते हैं, बड़े स्तर पर होते हैं। क्या होते हैं, बड़े स्तर पर होते हैं। और जबकि पतन की बात करें तो ये क्या है, छोटे होते हैं। किसकी अपेक्षा, बंदरगाह की अपेक्षा। बंदरगाह पर जहाज़ों को अधिक दिनों तक ठहराया जा सकता है। बंदरगाह जैसे ही टाइप से होता है, जहाज़ों को ठहरने का ही स्थान होता है। पतन भी क्या होता है, एक जहाज़ों का ठहरने का स्थान होता है, लेकिन ये छोटा, मतलब डॉकयार्ड इंग्लिश। हाँ तो इंग्लिश पूछ रहे हो या फिर मतलब पूछ रहे हो। अच्छा अच्छा, शशांक भैया कुछ बता रहे थे आप, डॉकयार्ड, ठीक है। मैंने देखा नहीं था उसको, मुझे भी पता नहीं था उसमें इंग्लिश में, तो है ना। तो बंदरगाह पतन में थोड़ा सा अंतर समझ पाए आप लोग। देखो समझना, इसमें आपस में बात ना करें तो ज़्यादा सीखोगे ना। वो बोल रहे हैं कि बंदरगाह प्राकृतिक होते हैं, इनमें जल की गहराई ज़्यादा होती है, किसकी अपेक्षा, पतन की अपेक्षा। क्या बोले, जबकि पतन का निर्माण किया जाता है। इसमें बेसिक सा डिफरेंट क्या है, जैसे कि नेचुरल रूप से, जैसे कि क्या होते हैं आपके बंदरगाह होते हैं, और आर्टिफिशियल भी होते हैं। लेकिन जो पतन होते हैं वो आर्टिफिशियल ही होते हैं, ना कि नेचुरल, यानी कि प्राकृतिक रूप से पतन नहीं होते हैं। पहला क्लियर आया सभी को समझ में।
तथा जल की गहराई कम होती है। किसमें? पतन में जल की गहराई कम होती है। और जबकि हम बात करें बंदरगाह की तो इसमें जल की गहराई क्या होती है? अधिक होती है। बंदरगाह में जहाज कई दिनों तक सुरक्षित रूप से, मैंने अभी जस्ट पॉइंट बताया था आपके लिए कि यानी कि जहाज अधिक दिनों तक ठहर सकते हैं। कहाँ पर? आपके बंदरगाह। जबकि पतन पर क्या है, एक बोल सकते कम समय के लिए, बोल सकते एक एडजस्ट कर सकते हैं वहां पर, है ना। लेकिन लंबे समय तक वहां पर जहाजों को नहीं ठहराया जा सकता। कहाँ पर? पतन में। 3 पॉइंट इसमें दिए हुए हैं मेजर रूप से, ये समझ में आ गए होंगे आपको। पहला ये दिया हुआ है कि भाई बंदरगाह क्या होते हैं? प्राकृतिक होते हैं। इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए भाई। इतना समझ में तो आ रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कनेक्ट किया है ना। जिस प्रकार से यहाँ पर क्या है, अधिक दिनों तक क्या है, जहाजों को नहीं ठहराया जा सकता है, यानी कि कम। तो बंदरगाह, और जैसे दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, ये गहराई में अधिक होते हैं। कौन? बंदरगाह। और पतन गहराई में क्या होते हैं? कम होते हैं। देवेंद्र? हाँ, पतन इसमें लिखा होगा पतन, इसलिए है ना। पतन, पतन देता पतन। कैसे हो जाएगा भाई? ये पतंग कैसे हो जाएगा? तो अच्छा, ये आपका अच्छा इंटरलिंक मतलब विनाश हो गया। ओके, ठीक है। तो ये आया थोड़ा सा समझ में। ये कोई नया पॉइंट नहीं है, कोई नया टर्म नहीं है, पुराना ही है आपका, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। इस प्रकार से वहां पर क्या किया जाता है? जहाजों को ठहराया जाता है। मालों को वहां पर क्या किया जाता है? लोड किया जाता है उन पर। थोड़ा सा यहाँ पर हम 2 परियोजनाओं के बारे में देखेंगे। वो कौन कौन से रिलेटेड है? एक तो तापी परियोजना के बारे में देखेंगे और एक सागरमाला परियोजना के बारे में देखेंगे। ठीक है। अब पहले हम देखते हैं किसके बारे में, इसी से रिलेटेड है। सागरमाला परियोजना के बारे में देखते हैं कि सागरमाला परियोजना क्या है और क्यों बनाई गई थी, क्या उद्देश्य था इसका, वो देखते हैं थोड़ा सा, है ना। नाम पे जाइए थोड़ा सा। सागरमाला, समझ रहे हैं ना? सागरमाला, सागरमाला को देखा जाए तो सागर से मतलब सभी समझ में आ रहे हैं। और जितने भी सागर है उसको एक माला में होना, जोड़ना। जिस प्रकार से माला होती है, माला क्या करती है? कई सारे मोतियों को एक धागा में क्या करती है? जोड़ने का काम करती है। यही करते हैं ना। यानी यहाँ पर हम किसकी माला बनाएंगे? सागर की माला से मतलब यहाँ पर यह है कि जितने भी सागर है उसको कनेक्ट करने की बात करेंगे हम, कनेक्टिविटी की बात करेंगे। यहाँ पर सागरमाला परियोजना में किसकी बात करेंगे? कनेक्टिविटी की। एक पोर्ट को दूसरे पोर्ट से क्या है? कनेक्टिविटी की बात करेंगे। वो किसकी बात कर रहे हैं अब? सागरमाला। समझ में आया मेन कॉन्सेप्ट इसमें? आप थोड़ा सा इसमें डिटेल्स में देख लेते हैं भैया। जैसे कि इसको पूरा नहीं देखेंगे हम। जैसे बात करें कि भारतीय बंदरगाह, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर का जो विकास तथा माल ढुलाई, आवाजाही आदि के मामले में काफ़ी पीछे है। सकल घरेलू उत्पादन में देखा जाता है तो यानी कि रेलवे की हिस्सेदारी व्यापार में 99% है। सड़क की कितनी है? 6% है। इसी प्रकार से बंदरगाह की कितनी है यहाँ पर? पहले उस समय की बात कर रहे हैं हम, लेकिन जो वर्तमान में देखा जाता है तो कितना है अभी? 90%। कितना अभी? इसको क्या हो जाता है? ठीक है, कितनी इसमें? 90% की बात की जाती है। लेकिन इसकी देखो, वो देखना, इसकी स्थापना जो बात की जाती है जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे 2003 में भी इसकी क्या है? शुरुआत की जाती है। लेकिन और देखा जाता है तो ऑफिशियल रूप से जैसे कि स्टार्ट हो जाता है इसमें 31 जुलाई 2015। लेकिन इसकी शुरुआत की बात की जाती है, वो अगला मैं पॉइंट बताऊंगा, 2003 से स्टार्ट हो जाती है ना। तो 31 जुलाई 2015 की बात की जा रही है। को कर्नाटक में नौवहन मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय? नौवहन मंत्रालय। इस पहल के लिए नोडल मिनिस्ट्री द्वारा होटल ताज वेस्ट एंड बेंगलोर में शुरू की गई थी। बता सकते हैं हम इसके बारे में ना। देखो इसमें डायग्राम है, ऑब्जर्व करो।
जो मैंने साइंस में 4 वर्ड बताए ना आपको, पहला कोई भी घटना होती है, दूसरा ऑब्जर्वेशन। अब देखो इसमें ऑब्जर्व करो, इस डायग्राम में कुछ करा, कुछ ऑब्जर्व आपने कि भाई एक इसमें मुझे लाइन दिख रही है, आपको भी दिख रही होगी, क्या दिख रही है? ये आपको दिख रहा सभी? ठीक है, ये क्या बन गई? एक माला। ठीक है, बनी माला। मतलब सिंपल सा है, इसका एक ही अर्थ है कि जितने भी हम पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, पोर्ट्स को क्या करेंगे हम इसमें कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, कनेक्टिविटी में क्या करेंगे, इसमें बढ़ावा की बात करेंगे इसमें। ठीक है, अब आई समझ में सागरमाला परियोजना सभी को? अब इसके परियोजना के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। क्या देखते हैं? मैंने बताया कि सागरमाला परियोजना केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है, जो बंदरगाहों के आधुनिकीकरण से संबंधित है, या कि इसका मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा, आधुनिकीकरण किया जाएगा। इसके तहत, सागरमाला परियोजना के तहत उसका आधुनिकीकरण किया जाएगा, यानी कि पहले कोई नेचुरल है, कोई पिछड़ रहे हैं, तो सभी बंदरगाहों को क्या किया जाएगा? आधुनिकीकरण से क्या कनेक्टिविटी की जाएगी। ठीक है, हालांकि इस परियोजना की परिकल्पना की जो मैंने बात की थी ना अभी, कि भाई 15 अगस्त 2003 को प्रस्तुत की गई थी, लेकिन अभी जो वर्तमान में हमने स्टार्ट कब की गई थी? 2015 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 15 अगस्त 2003 को हुई ये परियोजना क्या की गई थी? प्रस्तुत की गई थी। इस योजना द्वारा 7500 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा के आसपास बंदरगाहों को इर्द गिर्द बोले तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से क्या है? बढ़ावा देना है। ठीक है भाई, इस योजना में 12 स्मार्ट सेट तथा इसके अंतर्गत कुछ राज्य देखो, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ऐसा कोई स्टेट छूटा है जो हमने अभी तक पढ़ा था? नहीं छूटा है ना? उड़ीसा, उसको भी क्या है इसमें शायद उसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई, लेकिन उसको क्या सभी को इसमें क्या है? एक में पढ़ना है। हाँ तो मतलब पढ़ना तो पड़ेगा भाई। नहीं, मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन ये बिल्कुल आपने पढ़ा जैसे कि अगर आप करंट से देखेंगे तो अभी ये कंप्लीट नहीं हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, इसी प्रकार से हम पढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे हम पढ़ते हैं अभी तापी परियोजना के बारे में पढ़ते हैं, है ना? तापी परियोजना वो भी कंप्लीट नहीं हुई है। अब वो कंप्लीट क्यों नहीं हुई है उसको भी देखेंगे, है ना? परियोजना के थोड़ा सा उद्देश्य के बारे में देख लेते हैं हम, क्या उद्देश्य थे इसके। देखो मैंने बताया आपको, बंदरगाहों के आसपास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से क्या है, इनको प्रोत्साहन देना। जैसे कि अपन क्लास में कई सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो डिमोटिवेट होते हैं या फिर पढ़ने के इच्छुक नहीं होते, कभी कभी हम क्या करते हैं उनके लिए कुछ इस प्रकार से स्ट्रेटजी बताते हैं, या फिर प्रोत्साहन के लिए उनको मोटिवेट करते हैं, इस प्रकार से पहल करते हैं। तो इसी प्रकार से उनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से क्या करते हैं, उन बंदरगाहों को प्रोत्साहन करते हैं इस परियोजना के तहत। ठीक है, तटीय आर्थिक क्षेत्र में बसे लोगों के सतत विकास को प्रोत्साहित करना, ये उद्देश्य है। कभी अगर पूछे तो बता सकते हैं, है ना? देश के बड़े तटवर्ती शहरों को बेहतर सड़क मार्ग तथा समुद्री मार्ग से जोड़ना, जो अभी हमने देखा था। बंदरगाहों से माल की आवाजाही के लिए किफ़ायती, त्वरित तथा कुशल बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराना। एक नए बंदरगाह का विकास तथा पुराने बंदरगाह का आधुनिकीकरण करना। ये पॉइंट समझ में आया? या तो एक आप नया बंदरगाह बनाइए, या फिर पुराना बंदरगाह है तो उसको क्या कीजिए, आधुनिकीकरण करने की बात कर रहा है। ये क्या है, उसके मेजर ऑब्जेक्ट थे, उद्देश्य थे। ठीक है भाई, इसके अलावा जो मेन मुख्य 3 इसके स्तंभ है, जैसे बंदरगाहों से भीतरी क्षेत्रों तक माल निकासी व्यवस्था को क्या बनाना, इसमें सुगम बनाना।
इसका आधुनिकीकरण करना और इसके डेवलपमेंट की बात करें, जो वही पॉइंट है जो हमने पढ़े थे, है ना। अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। तापी पाइपलाइन, ठीक है, ये भी क्या है, एक पोर्ट से रिलेटेड ही है। तापी पाइपलाइन से मतलब क्या समझते हैं हम, पहले तो ये देखें हम, तापी की फुल फॉर्म क्या है। ओके, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, क्लियर है चार। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। अब इसमें क्या किया जाता है, वहां से हम किसको लेने की बात कर रहे हैं, नेचुरल गैस लेने की बात करते हैं। और उसको किसके द्वारा लेते हैं हम, पाइपलाइन द्वारा। जैसे कि इसमें तो हम पढ़ ही लेंगे, देखो ये डायग्राम से सबको क्लियर आ रहा होगा समझ में। जो तापी पाइपलाइन की बात कर रहे हैं हम, कहां से, यहां देखिए थोड़ा सा, पहले इसको पढ़ लेते हैं। भारत के मध्य प्रस्ताव एशिया के विकास बैंक किसकी मदद से बनाई जा रही है, ये एशियाई विकास बैंक है ना, एशिया डेवलपमेंट बैंक के द्वारा प्रदान की गई आर्थिक सहायता के माध्यम से इसका निर्माण किया जा रहा है। इसका जो आपूर्ति 4 देशों में की जा सकती है, जिसमें कहां से, तुर्कमेनिस्तान के गल्की नाइस, एक गल्की नाइस तेल क्षेत्र है, वहां से प्रारंभ की जाएगी और कहां तक की जाएगी, ये भारत तक की जाएगी। जैसे कि अब देखेंगे हम डायग्राम में, ये क्या आपका गल्की नाइस गैस फील्ड, ये कहाँ है, तुर्कमेनिस्तान में। इसके बाद में ये क्या पड़ेगा बीच में, अफगानिस्तान पड़ेगा। अफगानिस्तान के बाद में बीच में ये क्या आ जाएगा, पाकिस्तान आ जाएगा। पाकिस्तान के बाद देन यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, इंडिया। इस प्रकार से ये पाइपलाइन क्या है, बिछाई जा रही है। लेकिन क्या ये भी अभी कंटिन्यू जारी है, नहीं है, बिल्कुल बंद हुई। क्यों, क्योंकि बीच में पाकिस्तान पैर अड़ा रहा है, समझ पा रहे हैं ना। हाँ देखो, इस तरह से एक पाइपलाइन बचाई जा रही थी, है ना। तो लेकिन अभी ये वर्तमान में क्या है, बंद है, ठीक है। इसमें किसकी बात कर रहे हैं हम, बस इतना याद रख लेना, कभी कभी आ जाएगा तापी, कितने देश, 4, कहाँ से स्टार्ट किया जा रहा है, अफगानिस्तान से। कौन सी गैस की बात कर रहे हैं हम, नेचुरल गैस की बात कर रहे हैं। बस इतना हमें समझ में आ जाए, है ना। कभी भी अगर, इसलिए बता रहा मैं दोनों को, क्योंकि ये कभी कभी क्या, कई बार चर्चा में रहती है, क्या रहते हैं, कई बार ये क्या रहते हैं, चर्चा में रहते हैं। तो चर्चा में रहते हैं तो उस दौरान हमें पढ़ के समझ में आ जाए इनके बारे में, है ना। जैसे कि पाकिस्तान में देखा जाए तो पाकिस्तान में क्या है, इसका विरोध कर रहे हैं। और विरोध क्यों कर रहे हैं, आपको भी पता है। यानी कि भारत चाहता है उनके साथ समझौता करना, कि बैठ के आसानी से हम दोनों कंट्री क्या करें, वार्तालाप करें। लेकिन वही बात है कि पता नहीं उनको क्या होता है, कभी भी ऐसा नहीं चाहते कि भाई हम बैठ के समझौता करें, आपस में ट्रेड करें, आपस में हम भाईचारे की तरह रहें। लेकिन वही है, बीच में जो टांग अड़ाने का काम करता है हमेशा, वो कौन करता है, पाकिस्तान कर रहा है। उसकी वजह से ये सफल नहीं हो पा रही है। अब इसमें तो पूरा थ्योरी दे रखा है, बाकी का जो आपको जो मेन उद्देश्य था मैंने बता दिया आपको, है ना। इसका थोड़ा सा महत्व देखते हैं, थोड़ा क्या है, क्या महत्व है। भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान जैसे देशों की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में इस पाइपलाइन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। समझ रहे हैं ना, अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान, क्योंकि कहाँ से, तुर्कमेनिस्तान से तो आ ही रही है, ये लाइन बचाई जा रही है ना। इस पाइपलाइन द्वारा भारत के बिजली संयंत्र को गैस की आपूर्ति की जाएगी। यानी कि जहाँ पर बिजली संयंत्र है वहाँ पर किसकी आपूर्ति की जाएगी, गैस की। यह परियोजना ऊर्जा समस्या से जूझ रहे दक्षिण एशिया के लिए भी पथ प्रदर्शक साबित होगी। देखो ये काफी अच्छे पॉइंट है, अगर कभी आ जाता है हमें आंसर राइटिंग के लिए तो इस प्रकार से हम सिस्टमेटिक उनको बता सकते हैं। देखो अब ये नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ, यह योजना सिर्फ ऊर्जा सुरक्षा के लिए, ये कोई आधुनिक भी नहीं है, आधुनिक का एक हिस्सा नहीं, अपितु बोले तो, लेकिन भविष्य में एशियाई क्षेत्र में आर्थिक एवं सामाजिक स्थिरता का भी भाग है, बोल सकते हैं। अगर हम वहाँ से हमारे यहाँ नेचुरल गैस आ जाएगी तो ये सिर्फ हमें आधुनिक बोले तो मॉडर्न की बात करें उसी में सुविधा नहीं मिलेगी, ये सिर्फ भविष्य का ईंधन भी है। क्या है,
एक भविष्य का ईंधन भी है। जिस प्रकार से हम पढ़ते हैं कि जो नेचुरल सोर्सेज हैं जैसे कि कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, केरोसिन हुआ, डीजल वगैरह हुआ, जितने भी आपके क्रूड ऑयल में सभी शामिल हो जाएंगे, क्या एक दिन ये खत्म हो जाएंगे? कोयला की बात कर रहे हैं, होना है या नहीं होना है? यानी कि जिसका उदय हुआ है उसका पतन अंत होना तय है। समझ पा रहे हैं ना? जिस प्रकार से हम सूर्य के बारे में भी बात करते हैं नहीं करते हैं? सूर्य भी एक दिन क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। पृथ्वी भी एक दिन क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। और एक मानव क्या होता है? जन्म लेता है, उसका भी क्या होता है? अंत होता है। यही होता है ना? जैसे कि हम देखते हैं कई बार लिखा होगा, कभी देखें कब्रिस्तान में बाहर लिखा होता है, कभी गौर किया किसी ने क्या लिखा होता है? बिल्कुल बिल्कुल यही लिखा होता है उसमें। यानी कि हाँ, कुछ इस टाइप से लिखा रहता है, अंतिम लक्ष्य। क्या? अंतिम सत्य, सत्य। ओके, देखो कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर सर बोलते हैं, उन्होंने बोला, और कई सारे सफल व्यक्ति बोलते हैं, अगर किसी को कोई जरा सा भी घमंड हो जाए तो एक बार उसका राउंड लगा ले, है ना? यानी एक बार क्या कर ले, वहां पर राउंड लगा ले, तब ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ पर हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, हमसे ज़्यादा पैसे वाले, हमसे कम पैसे वाले सब क्या हो जाते हैं? राख में कन्वर्ट हो जाते हैं। समझ पा रहे हैं ना? हमारी अंतिम यात्रा कहाँ है? चलो वो वाले टॉपिक नहीं है, मतलब कहने का मेरा ये है, जिसका उदय हुआ उसका पतन होना तय है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? ओके। बिल्कुल, अगर देखो ज़्यादा मात्रा में आ जाएगी तो यानी कि ख़त्म हो जाएगा उसको। पंद्रह बीस में तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इतना तो उत्पादन में ही खर्च आ जाता है। समझ पा रहे हैं ना? फ्री में नहीं दे रहा भाई, ये पाइपलाइन के द्वारा मंगाई जा रही है। वहाँ पर तो जैसे हम बात करते हैं ना, ईरान वगैरह, जैसे कि सऊदी अरब वगैरह, वहाँ पर क्या होता है? क्रूड ऑयल, तेल वगैरह के क्या है? भंडार है। समझ पा रहे हैं वो आंशिक? वहाँ पर भी नेचुरल गैस के क्या है? भंडार है। तो यानी नेचुरल गैस के भंडार, तो वहाँ से हम क्या कर रहे हैं? सब आयात कर रहे हैं, वो हमें फ्री में नहीं, डोनेट नहीं कर रहा है। बिल्कुल, आपको भी पता होगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि इधर वो भाई साहब है ना, वो किसी की नहीं सुनता है। तो इसलिए बता रहे हैं इसमें कि अगर ये आ जाएगी तो यानी कि जो हम बात करते हैं, ये हमें सस्ती ऊर्जा मिल जाएगी इससे। क्या मिलेगी? सस्ती ऊर्जा मिल जाएगी इससे, है ना? ये भी क्या है, एक वर्तमान की बात ना करते हुए भविष्य का भी ईंधन है ये। वर्तमान का ईंधन ना होती हुई कहाँ का ईंधन है? भविष्य का भी ईंधन है ना? हाइपरलूप इससे कनेक्ट नहीं है, वो तो ट्रेन की बात करें जो सिर्फ निर्बाध की, उसको मैं बताऊंगा किसी दिन। देखो दोनों परियोजना का मतलब समझ में आया आपको?